नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिंक मैथ लैब पर। और अब जैसे कि 2 दिन बचे हुए एग्ज़ाम के, तो इसलिए अब हम सिलेबस को जल्दी से एक बार रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हमारा जो मेन लेक्चर में जो क्लासेस थी, उन क्लासेस में मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, उन टॉपिक्स का मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उनको डीप में जाके पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, तो एक बार हम रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बढ़िया है कि पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, वैसे तो ये टॉपिक जो है क्लास 10th का है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली हम कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट को, किसी भी लाइन को ना एक प्लेन में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि दो तरह के हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। दो तरीके के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्योंकि हम 2D पढ़ रहे होते हैं, तो ये एक्स वाई प्लेन है, इसको हम मानते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम मानते हैं वाई एक्सिस। अगर हम 3D पढ़ते हैं तब फिर ये जेड एक्सिस भी आ जाता है और जेड कोऑर्डिनेट भी आ जाता है। बट चूंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम बस एक्स वाई प्लेन की ही बात करते हैं। अब एक्स वाई प्लेन में भी एक ये रियल लाइन है। ठीक है, हमने पहले रियल नंबर पढ़े थे छोटी क्लासेस में। तो छोटी क्लासेस में रियल नंबर कैसा होता था, 0, इधर 1, राइट हैंड साइड में 2 3, इधर क्या होता था -1 -2, और इधर चलता चला जाता था। ऐसी होती थी रियल लाइन। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये वही रियल लाइन है। ये रियल लाइन है, ये बीच में यहाँ 0 हो जाएगा, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ऐसे चलता चला जाएगा, इधर -1 -2, और इधर होता जाएगा। और एक रियल लाइन हमने ली, एक रियल लाइन तो हमने हॉरिजॉन्टल रख दी, और एक रियल लाइन उठाई हमने जिसको वर्टिकल रख दी। तो वर्टिकल जब रखी तो ये 0, ऊपर की तरफ 1 2, क्योंकि इसको ऐसे गिरा के देखो इस तरफ का। ठीक है, ऐसे मत गिरा देना, आप ऐसे गिरा के देखोगे तो अपने आप 1 2 इस पे अलाइन कर जाएंगे। ठीक है, 2 इस 2 पे आ जाएगा, 3 इस 3 पे आ जाएगा। तो एक वर्टिकल हमने रियल लाइन ले ली। ठीक है, जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं तो उसमें जो एक्स एक्सिस होती है ये रियल एक्सिस होती है, और एक एक्सिस हम बस, जहां हम दो एक्सिस दोनों की दोनों रियल ले रहे हैं, यहाँ पे हम एक इमेजिनरी एक्सिस ले लेंगे, तो ये हमारा जो है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को नहीं समझ के हम जब दो रियल लाइन लेते हैं, दोनों की दोनों रियल लाइन है, 3 4 5 6 ऐसा, और नीचे नेगेटिव। अब ये भी रियल लाइन है। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, रियल लाइन, और ये भी आपकी क्या है, रियल लाइन। इन दोनों को मिला के मैंने एक प्लेन बना दिया। ठीक है, ये प्लेन बन गया पूरा, एक्स वाई प्लेन कहलाता है। ये कौन सा प्लेन कहलाता है, एक्स वाई प्लेन। अब इस एक्स वाई प्लेन में हम कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एक लाइन प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सर्कल, बहुत सारी जितनी भी 2D के हमारे ज्योमेट्री होती है उन सबको हम एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पैराबोला हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें जो हमारे पास मेन होता है कि कोई आप पॉइंट से स्टार्ट करते हो, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट क्या है, पॉइंट ही है ना। पॉइंट के कलेक्शन ही अलग तरीके से डिफिनेशन लगाते जाओ, तो अलग अलग पॉइंट्स के कलेक्शन को अलग अलग नाम दे देते हैं। लाइन भी एक तरीके से पॉइंट का कलेक्शन ही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी, और पैराबोला भी लाइन का कनेक्शन कलेक्शन है, और सर्कल भी लाइन, सॉरी 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 पैराबोला भी पॉइंट्स का कलेक्शन है, और सर्कल भी पॉइंट्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो ये सारे होते क्या है, एक तरीके से पॉइंट्स के कलेक्शन ही होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, पॉइंट हो गई। ठीक है, इन सब में स्पेशल डिफिनेशन लगती है। सर्कल के लिए क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो सेम डिस्टेंस पे हो, ठीक है, उसको हम सर्कल कह देते हैं। पैराबोला में क्या होता है, एक फिक्स्ड एक्सिस जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और फोकस, इससे जो है ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो, तो उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, पैराबोला कहलाता है। ऐसे इलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, कोनिक सेक्शन में जितना हम पढ़ते हैं, सर्कल हो गया। तो ये सारी की सारी कोई ना कोई डिफिनेशन फॉलो कर रही होती है, लेकिन होते कलेक्शन ये पॉइंट्स का है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई, इतना सब मैंने क्यों बताया, ठीक है, ये सब इसलिए बताया मैंने कि भैया सबसे छोटी यूनिट जो है, सबसे छोटी यूनिट है वो पॉइंट है। तो पॉइंट, तो सबसे पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट करना देखते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन, जहाँ से सबसे स्टार्ट हुआ है ना, ओरिजिन क्या कहलाते हैं, किसी चीज़ का ओरिजिन। ओरिजिन मतलब किसी चीज़ की जड़ है ना। कैसे समझाऊं मैं, ओरिजिन मतलब होता है किसी चीज़ का उदय, है ना। ओरिजिन कहते हैं कि इस चीज़ का ओरिजिन हुआ, ये वो। तो ये सबसे मेन चीज़ होता है, इसको लिखते हैं 0,0। अब जो ये 0,0 लिखा है, इसको लिखने का मतलब क्या है, ये लिख तो दिया 0 0, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो 0,0 इसका मतलब होता है जो पहले नंबर लिखा होता है ये एक्स एक्सिस के दिखाता है। क्या दिखाता है, एक्स एक्सिस की लोकेशन, और ये वाई में,
ये वाई एक्सिस में पोजीशन दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि जीरो लिखा हुआ है तो एक्स एक्सिस में हमने कितनी डिस्टेंस चली है, जीरो डिस्टेंस चली है। और ये जीरो लिखा है मतलब वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस चली है, हमने जीरो डिस्टेंस चली है। इस तरीके से पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि भैया वो पॉइंट जिसमें हमने एक्स में भी जीरो चला हो और वाई में भी जीरो चला हो, उस पॉइंट को हम 0,0 कहेंगे। इस पॉइंट को एक्स कोऑर्डिनेट कह देते हैं। ये जीरो क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको एप्सिका भी कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, दो इनके अलग नाम है। अब ये हमारे हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब कोई दूसरा पॉइंट है, सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, हर पॉइंट का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन है। अब इस पॉइंट को देखोगे तो आप देखोगे एक्स एक्सिस में कितना चले हो, 2 चले हो, और वाई एक्सिस में 1। तो इसका क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन, 2,1। ये हो गया इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है चीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया, सपोज दैट यहाँ पे, अब ये सपोज दैट यहाँ 6 है। ठीक है, ये ग्राफ एकदम एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ। अब इधर से ऐसे मिलाओगे तो ये 4 डिस्टेंस वाई में और एक्स में 6, तो इसको 4,6 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6,4, क्योंकि ये एक्स को दिखाता, तो एक्स में हमने 6 चला और वाई में हमने 4 चला, तो ये 6,4 हो जाता। क्योंकि अगर 4,6 लिख देते तो वो ये पॉइंट होता, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,6, क्योंकि एक्स में 4 वाई में 6। तो ये अपने आप में यूनिक होता है। ठीक है, तो यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन, कि भाई हम पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एक्स वाई के फॉर्म में। चलो अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन, जो हमने बताया एक्स वाई प्लेन, टू परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस वर्टिकल, ओरिजिन ओ, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस, है ना, दोनों इंटरसेक्शन का क्या होता है, दोनों एक्सिस का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। एनी पॉइंट पी इज रिटन एज एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, जिसे जहां पे एक्स का मतलब क्या होता है कि आपने एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस चली है, और वाई का मतलब क्या होता है, वाई में कितनी डिस्टेंस चली है। ठीक है, चलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें ही हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के प्रूफ में नहीं जाऊँगा, वैसे तो प्रूफ भी हो सकता है। ठीक है, इसको मैंने ले लिया x1 y1, और एक पॉइंट दूसरा ले लिया x2 y2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना रहता है। तो इसको इसको यहाँ से मिला दो, ये 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 ये। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस निकालना है, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ h मान लो। ठीक है, इस डिस्टेंस को h मान लो। तो कैसे निकलेगी, अब डिस्टेंस निकालने के लिए आप खुद बताओ, ये पॉइंट क्या है, x1 है, ये y1 है, ये क्या है, x2 y2 है। अब यहाँ पे इस पॉइंट का x1 y1 मतलब मैंने x में कितना चला, यहाँ पे x1 चला, कितना चला, x1, y पे कितना चला मैंने यहाँ पे y1 चला, एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स टू वाई टू, कौन सा पॉइंट है, एक्स टू वाई टू, मतलब एक्स में कितना चला है मैंने, एक्स टू, और वाई में कितना चला मैंने, वाई टू। ये रिप्रेजेंटेशन है, जनरल फॉर्म है। आप यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स, अलग अलग तरह के पॉइंट्स आ सकते हैं। मैंने बताया था मैथ्स में जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं, एक जनरल फॉर्म में बनाते हैं, जिससे कि हम सारे नंबर्स वहाँ पे सारे रियल नंबर्स रख सकें, है ना। ए बी एक्स वाई ये इसीलिए होते हैं, वेरिएबल इसीलिए होते हैं कि आप उनको सेटिस्फाई करा पाओ अलग अलग पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है वाई वन वाई टू। अब यहाँ पे देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल अलग कलर से कर देता हूँ, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लग जाती है, हमारी पाइथागोरस लग जाती है। ठीक है, अब पाइथागोरस की हेल्प से हम डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कहती है हमारी कुछ हाई पाइथागोरस थ्योरम। अब h तो जो है हमारा हाइपोटेनियस, उसको हमने h ही ले रखा है। अब आती है बात बेस की, तो बेस की वैल्यू क्या होगी, बेस की वैल्यू आप खुद बताओ क्या होगी। बेस क्या है, ये वाली डिस्टेंस है। बेस कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी बेस की, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस डिस्टेंस को, टोटल आपने कितना चला, x2 चला है, तो ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, x2 माइनस x1 कहलाएगी। कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी। सिमिलरली ये जो आपकी परपेंडिकुलर है, यहाँ तक आप y1 चले हो, यहाँ पूरा कितना चले हो, y2, तो क्या होगी ये डिस्टेंस, y2 माइनस y1, है ना। सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ 10-20 किलोमीटर चले हो और यहाँ 10 किलोमीटर चले हो, यहाँ तक की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और यहाँ तक की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, तो यहाँ की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 10। कैसे आई, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दिया। तो सेम यहाँ भी किया। ठीक है, हमारे पास y2 बड़ा दिया हुआ है और y1 छोटा, तो y2 माइनस y1 ये डिस्टेंस हो गई, ये वाली। और ओहो,
और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी x2 माइनस x1। अब क्या होता है, रख दो, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब हाइपोटेनस के स्क्वायर को h लिख दो, यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा रूट में चला जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है। अब अगर इन पॉइंट्स को मैं h इसको नाम दे दूं a, इसको दे दूं b, ये a और b पॉइंट है, तो इसको ढंग से लिखने का तरीका ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, रूट ऑफ x वाली टर्म पहले लिख लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम आगे पीछे के लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पीछे प्लस का साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम्यूटेटिव होता है ना, माइनस होता तो ये वाला पहले रहता तो पहले ही लिखा रहता। तो ये हो जाता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा जल्दी रिवाइज हो जाए। सेक्शन फॉर्मूला के बाद आता है हमारा, सॉरी, डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हमारे दो केस बनते हैं, इसको भी मैं प्रूव करा सकता था बट अभी आप सीधा सीधा देखो। सेक्शन फॉर्मूला में दो केस बनते हैं, एक होता है इंटरनल, इतना फ़ोन क्यों बजता है यार मेरा, इंटरनल। इंटरनल में मतलब ये होता है कि आपका एक पॉइंट है ए, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट सपोज दैट x1 कॉमा y1 है, दूसरा पॉइंट है बी, ये एक लाइन सेगमेंट बन गई x2 कॉमा y2। आपका एक पॉइंट आता है बच्चों c, जो कि इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर देता है ना, 3:4। मतलब अगर ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा m1 है, इसकी वैल्यू m1 है, ये हिस्सा ये m1 है, और दूसरा हिस्सा ये m2 है, ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो अगर इस रेशियो में डिवाइड कर देता है तो फिर क्या होता है कि हमको सी के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं, तो हम मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स जो होता है, एक्स की वैल्यू आ जाती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये एक्स की वैल्यू आ जाती है, और y की वैल्यू आ जाती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जब मेन चीज़ यहाँ पे समझने की ये होती है कि जब आपके पास ये x1 y1 के फॉर्म में नहीं दिया हुआ, जब आपके पास एक ऐसा दिया 3,4 0,-5 इस फॉर्म में दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। तो जब ले सकते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रेशियो है ना, मतलब m1 वाला जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो m1 x2, ये देखो m1 x2 m1 y2 m1 y2, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। ये चीज़ मैं इसलिए भी समझाता हूँ क्योंकि जब हम वेक्टर अलजेब्रा में जाते हैं क्लास 12th में पढ़ाने या पढ़ने, तब हमको समझ में आता है कि जो वहाँ पे भी जो होता है क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ये फॉर्मूला होता है वेक्टर के अंदर। तो वहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। तो ये मत कर देना कि यहाँ 3:4 लिखा, यहाँ पे 0,-5 है तो इसका इससे और इसका इससे नहीं, यहाँ पे जो भी लिखा है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। m1 x2 प्लस इधर m2 है, इसका क्रॉस कहाँ होगा, x1 में, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये सिमिलरली हो जाता है। ये होता है इंटरनल सेक्शन। अब आता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में अगर हम फॉर्मूला देखें डायरेक्टली, तो फॉर्मूले में बस इतना चेंज आता है कि जो x है वो हो जाता है m1 x2 माइनस m2 x1, ठीक है, बस बीच में माइनस आ जाएगा m1 माइनस m2, और y के जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हो जाते हैं आपके एक्सटर्नल के फॉर्मूला। बट होता क्या एक्सटर्नल, कि आपके पास ये 3 पॉइंट, ठीक है, ए बी, अब ये जो सी है ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये कैसे डिवाइड कर रहा है, मतलब वो ये ऐसा लिखा होगा कि ए बी जो है 3 है और पूरा का पूरा ए सी 7 है, ऐसा दिया होगा, समझ रहे हो। यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ था, 3 और 4 ये डिवाइड कर रहा था इंटरनली, कि इसको 3 हिस्सों में कर दिया, और ये टोटल 7 हिस्से हैं, 7 में से 3 हिस्से इस तरफ है सर, 4 हिस्से इस तरफ है। इसमें ऐसा नहीं है, 3 हिस्से इधर है और पूरे के 7 है, तो ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है 3:7 में। तो जब इस तरीके से हो तो बीच में माइनस लग जाता है। ये दोनों के प्रूफ में करा सकता था, बट समय की कमी की वजह से इतना काफ़ी है, देख लो एक बार, ठीक है। ये होते हैं हमारे फॉर्मूले। हाँ, साथ में मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों, क्योंकि
जो आपका इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दे तो मिड पॉइंट बन जाएगा। मिड पॉइंट कैसे? अगर ये रेशियो इक्वल हो गए, है ना, मतलब जितना ये हिस्सा है उतना ही ये हिस्सा है, तो मतलब यही तो कहलाए मिड पॉइंट, उसी को तो कहते हैं मिड पॉइंट, मतलब बीच वाला पॉइंट, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु यही कहलाएगा जब दोनों सेम रेशियो होंगे। तो m1 इक्वल्स टू m2 रख दोगे तो सीधा सीधा ये रिलेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू x1 प्लस y1/2, और y की वैल्यू आ जाएगी, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, पूरा ही रब कर देता हूँ। x इक्वल्स टू आ जाएगा x1 प्लस x2/2, और y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2/2। ये आ गई x और y की वैल्यू, ये मिड पॉइंट है ना। कुछ नहीं करना है, मिड पॉइंट दे रखा है ना यहाँ पे, आप m1 की वैल्यू और m2 1:1 कहलाएगा, है ना, तो यहाँ रख दोगे 1 और 1, तो 2x2 सॉरी 1 x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ रख के देख लेना, यही फॉर्मूले बनेंगे। यहाँ रखोगे तो एक्सटर्नली के मिल जाएंगे, लेकिन मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट एक्सटर्नल हो नहीं सकता। यहाँ पे इक्वल रखोगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक्सटर्नली पॉसिबल नहीं होता है, मिड पॉइंट कैसे होगा एक्सटर्नली, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेट, ओहो, इसकी क्या लड़ाई है मेरे से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास बेसिक बेसिक क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो जाता है, फिर क्या आता है, सेक्शन फार्मूला हो जाता है, सेक्शन फार्मूला के दो केसेस बन जाते हैं, और लास्ट में मिड पॉइंट फार्मूला जो कि सेक्शन फार्मूला का ही फॉल्ट। और ध्यान देना कि एनसीईआरटी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, है ना। एनसीईआरटी से मैं बता रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो कंपेटेंसी लेवल है कि भाई आपका जो लेवल कहाँ तक ले जाएगा, तो मुझे लगता है वो एनसीईआरटी का लेवल ही रखेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जो, अब एनसीईआरटी बोल रहा हूँ तो यानी कि आप जो क्लासिक एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हैं आप वही देखो, एग्जाम्पल छोड़ दो, एग्जाम्पलर छोड़ दो, ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, है ना। एनसीईआरटी का बहुत सारा मटेरियल है, तो लेवल जो एनसीईआरटी का है वो लेवल रखेगा, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट का लेवल, अब क्वेश्चन कैसे भी हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 3D पूछ देगा, है ना, ऐसा नहीं होगा कि कुछ एक्स्ट्रा ही पूछ दिया, तगड़ा ही चला गया, है ना, पैराबोला पूछ दिया, ऐसा नहीं। जो एनसीईआरटी का लेवल है वो रखेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एनसीईआरटी को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही आती है चीज़, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये कलर दिख तो रहा है ना इसमें, हाँ, ठीक है। अगर आपके पास तीन वर्टाइसेस गिवन हो, है ना, अब क्या होता था इससे पहले जब हम एरिया निकालते थे, इससे पहले जब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते थे तो हमारे पास क्या था कि अगर ऐसे दिया है, गलत बना दिया, आदत हो गई है राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की, ठीक है। तो हाइट अगर h है और बेस आपका b है, तो क्या होता था, ट्राइंगल का एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, एक ये तरीका था। एक क्या था कि अगर हमको तीनों साइड दी हुई है तो हेरॉन्स फार्मूला लग जाता था। हेरॉन्स फार्मूला क्या होता था, एस रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आपका किससे हो जाता था, जब साइड गिवन है, दो दो साइड भी, क्या बेस और हाइट गिवन है, इसमें तीनों की तीनों साइड गिवन है। अब साथ में आप सीख लोगे कि तीनों के तीनों वर्टाइसेस गिवन है, तो क्या हो जाता है, तीन वर्टाइसेस गिवन है, मतलब कि एक होगा x1 y1, एक होगा x2 y2, होगा कि नहीं होगा, और एक होगा x3 y3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अगर ऐसा है तो देखो इसका तरीका बताता हूँ तुमको, y माइनस वाई लिख लो प्लस एक्स, वाई माइनस वाई लिख लो प्लस एक्स। टाइम नहीं है कि पूरा का पूरा आपको अच्छे से आप डीप में जाके पढ़ो, है ना। अब इसका एक सर्कल बनाओ ऐसा, 1 2 3, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ऐसे सर्कुलर चलना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 3। अब 2 से स्टार्ट करो तो क्या आएगा, 2 3 1। अब 3 से स्टार्ट करो क्या आएगा, 3 1 2। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला किसका, ट्राइंगल के एरिया का, जब आपको वर्टाइसेस गिवन हो, ठीक है। चलो, और क्या बच रहा हमारा, हाँ, अगर एरिया जीरो आता है तो एबीसी जो है वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं। क्योंकि अगर कोलिनियर के अलावा जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर या तो तीन पॉइंट कोलिनियर होंगे, एक लाइन में होंगे, लेकिन अगर नहीं है उनमें से एक पॉइंट भी कोलिनियर नहीं है, तो अपने आप ट्राइंगल ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा उन तीनों को मिलाने से, ठीक है। तो अगर एरिया जीरो आ रहा है मतलब तीनों पॉइंट क्या है आपके कोलिनियर। एक सेकंड रुकना बच्चों। आ रही आवाज़,
एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, यूज एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ, इसीलिए जो है तो यह मॉड लगा रहता है कि अगर मान लो -36 आ जाए तो हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है कि भैया 36 क्वांटिटी से मतलब है, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है ये चीज़? चलो, हेरॉन्स फार्मूला भी बता दिया। एस जो है सेमी पिरामीटर कहलाता है, मतलब तीनों साइड है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, एरिया क्या हो जाता है, एस इंटू एस माइनस ए। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड इनटू 2 ट्राइंगल्स, अप्लाई हेरॉन्स फार्मूला टू ईच, है ना। इसके एप्लीकेशन भी होते हैं हेरॉन्स फार्मूला के, कि अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने को बोल दिया है तो आप इसको 20 से काट के, मतलब डायगोनल बना के 2 ट्राइंगल बना लो, और उसके बाद दोनों में क्या लगा दो, हेरॉन्स फार्मूला लगा दो। सेम उसके के लिए भी होता है आपका, वर्टाइसेस आपको गिवन है, वर्टाइसेस गिवन है तो भी आप यही काम कर सकते हो, है ना। ये वाला ट्राइंगल अलग मान लो और ये वाला अलग मान लो। इस वाले ट्राइंगल का एरिया जो है तो आप वर्टाइसेस की हेल्प से निकाल लो, और इसका निकाल लो, दोनों एरिया ऐड कर दो तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। वर्क फॉर एनी ट्राइंगल, नो नीड फॉर हाइट एल्टीट्यूड, पता है, पता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे आते हैं, ठीक है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता रहा हूँ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली किसी भी क्यूब का, किसी भी एक एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री का नहीं पूछेगा, उसमें बोलेगा ज्योमेट्री का मिक्स, मतलब कि एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है ना, या फिर स्कूप का कोन के, मतलब कोन के फॉर्म में हमने काट लिया है, ऐसा बहुत सारा चीज़ रहता है ना, मतलब मिक्स रहेगा। तो आपको याद रखना है, कॉम्बिनेशन रहेगा। तो अभी तो पूरा ऊपर पढ़ लेते हैं। क्यूब क्या है, साइड अगर ए दे रखी है तो वॉल्यूम ए क्यूब होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। अब इसमें लोग बच्चे पूछ देते हैं कर्व सरफेस एरिया कितना होता है। देखो, कर्व सरफेस एरिया का, ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया का कोई भी एक निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया हमेशा आपको थोड़ा दिमाग लगा के लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बनते कैसे फॉर्मूले, ये फॉर्मूला जैसे 6a², ये कैसे बना है, क्या होता है आपके क्यूब में, क्यूब में क्या होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, 6 वो होती हैं, 12 साइड्स होती है, एज 12 होती है। बट ये जो क्या कहेंगे, ये समझ रहे हो, फेसेस, 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस हैं तो एक का एरिया क्या होगा, A², क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, तब तो क्यूब है, नहीं तो क्यूबॉइड हो जाता। ये स्क्वायर तो इसका एरिया A², इसका भी A², ऐसे करके ऐड करोगे 6 बार तो कितना आ जाएगा, 6a²। लेकिन अगर आपसे बोले सरफेस एरिया निकालना, कर्व सरफेस एरिया, है ना, तो अगर बच्चों एक क्यूब, सपोज दैट एक क्यूब वाला बॉक्स है ना, कार्टन कहलाता है ना, कार्टन, कार्टून कहते हैं गांव में उसको, जो कार्टून है, कार्टन होता है वो, कार्टन है, उसका अगर ऊपर वाला पार्ट हम खोल दें, है ना, ओपन कर दो, तो एक फेस उसका गायब कर दो, तब कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 5a²। ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने उसके 2 फेसेस निकाल दिए, ऊपर से भी खोल दो नीचे से खोल दो, तो 4 साइड बची, तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4a²। 3 साइड निकाल दी, 3a² साइड, है ना। 4 साइड निकाल दी तो 2a², और एक ही बचा है तो हाथ में आपके स्क्वायर बचा होगा, देख लेना, a²। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो कर्व सरफेस एरिया आपको दिमाग में लगाने की जरूरत है कि भैया अगर जो टोटल सरफेस एरिया है वो बना कैसे है, सबका एक फॉर्मूला होता है ना, सबकी एक कहीं ना कहीं से आए हैं फॉर्मूला, ऐसे नहीं बना दिए गए हैं। ठीक है। तो मैं वो भी बताता चलूंगा आपको कि कैसे कौन सा फॉर्मूला है, जिससे कि अगर आपको मिक्सचर आए कि भाई अगर 6 साइड है तो 6 में से अगर एक ऊपर से ओपन है तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है। अब आती है सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, और CSA क्या होता है, 2πrh, और TSA क्या होता है, 2πr+h। अब होता क्या है कि आपका ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो ये वाला पार्ट है केवल, जैसे ये भी सिलेंडर है ना, या मैं ये मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये भी क्या है, सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर का केवल ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस साइड साइड का है ना, ऊपर का नहीं ले रहा मैं, नीचे का नहीं ले रहा, ये वाला जो सरफेस है इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है आपका, 2πrh, कितना है, 2πrh। अब इसमें जो है मैं कह रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है। तो ये क्या है, सर्कल है नीचे, और ऊपर भी क्या है, ये सर्कल है। ठीक है। तो मैं ऐड किया तो मेरे पास था 2πrh प्लस ये वाला सर्कल ऐड किया तो कितना हुआ, πr²। सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। ये वाला ऐड किया तो कितना होगा, πr²। कितना हो गया, 2πrh प्लस πr² प्लस πr², 2πr², 2πr कॉमन ले लोगे तो r+h, ऐसे बनता है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक तरफ से खुला है तो क्या होगा, एक तरफ से, नीचे से बंद है ऊपर से खुला हो, ग्लास है ना जिससे हम पानी पीते हैं, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में और ऊपर से खुली है, तो सरफेस एरिया क्या होगा। तो फिर कुछ नहीं करना है, अभी बताया कैसे बनता है फॉर्मूला, है ना। इसको हटा दो, ये लो 1πr², क्योंकि ग्लास के जो अगल बगल का एरिया है वो हो जाएगा 2πrh, देखो 2πrh, और जो नीचे वाली पेंदी है उसका हो जाएगा πr², ऊपर से तो खुली हुई है ग्लास, तो ये हो जाएगा एरिया। ठीक है। दोनों हटा दोगे तो 2πrh बनेगा। तो ऐसे समझो कि आपका फॉर्मूला बनता कैसे है और पूछ कहाँ कहाँ का सरफेस एरिया रहा है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। जैसे ये बुक है,
ये बुक क्या है, क्यूबॉइड के शेप में होता है ना। अब इसमें जो है ये L इंटू बी इंटू एच तो समझ गए। अब ये समझो लेंथ है, ये पूरी पूरी ये वाली जो है बड़ी वाली चीज़, ये लेंथ है, दिख रही है ना, ये लेंथ वाला पार्ट, ये ऐसे नापूंगा मैं तो ये लेंथ निकलेगी, ठीक है। और अगर मैं ऐसे नाप दूँ, ऐसे, तो ये ब्रेथ है, और ऐसे नापूंगा तो ये हाइट है। आ रही बात समझ में। अब इसके वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं, टीएसए और सीएसए में फ़र्क होता है। तो देखो अगर मैं इधर का एरिया निकालूं ये वाले का, तो यहाँ ये लेंथ निकलेगी सर, और इसमें ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ। तो इस वाले पेज का, यह जहाँ लिखा हुआ है इतिहास, इस वाले पेज का क्या होगा एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना हो जाएगा, एल इंटू बी प्लस। अगर इसका एल इंटू बी है तो क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी से ये भी तो एल इंटू बी होगा, तो 2 बार एल इंटू बी प्लस। अब मैं निकालने जा रहा हूं ये वाला एरिया। अब इसमें ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ब्रेथ हाइट ब्रेथ हाइट, तो इसका एरिया हो जाएगा बी एच प्लस। अब इधर का भी वही सेम होगा, तो एक बार और बी एच प्लस। अब क्या होगा, अब मैं एकदम ये वाला एरिया निकालने जा रहा हूँ, तो ये वाला क्या होगा, ये देखो ये पूरी लेंथ थी एल लंबाई, और ये हाइट, तो एल एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एल एच एल एच, और जितना इधर है उतना उधर भी होगा, तो एल एच ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, LB प्लस BH प्लस LH। अब ये हमारा बन गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसे नहीं आएगा, अब उसमें आपको खुद दिमाग लगाना हटा क्या है। अगर मैं ये वाली सरफेस हटा दूं, है ना, अब ये क्यूब मान लूं मैं एक तरीके का क्यूबॉइड, या फिर मैं मान लूं कि इस आकार का एक बॉक्स है, कार्टून है, उसकी मैंने ऊपर वाली परत खोल दी, ये वाली हटा दी, तो अपने आप ये समझो कि जहां ये क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला पार्ट था, तो 2LB था ना, तो यहाँ केवल 1LB बचेगा, कितना बचेगा, 1LB, कितना बचेगा, 1LB बचेगा, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से भी खुला नीचे से भी खुला, तो पूरा का पूरा दोनों एलबी हट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों एलबी हट जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि ये वाली साइड नहीं है, तो ये क्या है, देखो खुद, ये पूरे लेंथ कर रहा था सर और हाइट कर रहा था, तो ए 2LH में से एक LH हटा दो, दो हटाएंगे 2LH, ये वाली साइड हटी। अब मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए ये वाली साइड हटा रखी है, मतलब एक एल भी हट गया है, एक एल भी हट गया है, तो मतलब एक एल भी बचा है, 2LB थे, और साथ में ये वाली साइड भी हटा दी मैंने, और ये क्या था, LH था, क्योंकि ये लेंथ थी सर और ये हाइट था, तो 2LH में से 2LH में से एक LH बचेगा, ऐसे। तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी साइड हटी हुई है, और उसके हिसाब से फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, ठीक है। चलो, अब बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकता, नहीं तो ये आराम से, मतलब अगर टाइम हो तो ये आराम से पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। कोण RHL, ठीक है। कोण का क्या होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब इसका भी बहुत मज़ेदार डेरिवेशन है, क्या होता है, सिलेंडर का होता है जो आपका वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो देखो ये देखो, अब इस वॉल्यूम में अगर मैं कोन कट कर दूं ऐसे इसी रेडियस का, तो जब मैं इसमें पानी भरूं, मेन इसमें पता कैसे चला था, आर्किमिडीज ने निकाला था इसको। आर्किमिडीज ने कैसे खोजा था कि अगर मैं इसके अंदर पानी भर दूं, तो ये है ना ये वाला, तो ये पूरा ये जो वॉल्यूम है वो 1/3 होता है, कितना होता है, जो पानी आपके सिलेंडर में भरा था उसका 1/3 पार्ट होता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है कि 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ओहो, पढ़ाने नहीं देते हो यार, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पाई आर एल होता है, टीएसए क्या होता है, पाई आर एल प्लस। अब इसमें भी देखो कौन है, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है, ये साइड वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना कहलाएगा, पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो नीचे वाला सर्कल ऐड हो जाएगा, तो सर्कल ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर या आर प्लस एल आ जाएगा। तो यहीं से ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इसमें तो और ज़्यादा प्रॉपर वो होती भी नहीं। अच्छा देखो, सरफेस एरिया होती है वो चीज़ है जहाँ पे हम टच कर सकते हैं, या ऐसा समझो जहाँ हम पेंट कर सकते हैं, उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। तो इनमें हम CSA TSA अलग अलग निकलते हैं हर जगह, क्योंकि हम इनको अगर अलग अलग करेंगे तो हमारे पास पार्ट्स होते हैं ना, कि मैं कोन है तो कोन का एक सरफेस जो सर्कुलर नीचे वाला है उसको हटा सकता हूँ, सिलेंडर है उसमें 2 पार्ट में खोल सकता हूँ, एक उधर ऊपर सर्कुलर, एक परफेक्ट ज्योमेट्री बन सकती है ना। लेकिन स्फीयर में ऐसा नहीं होता, स्फीयर में ऐसा नहीं होता। देखो स्फीयर में सिर्फ सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अगर उससे आप रिमूव करना चाहो तो उसके अंदर एक कोई भी परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है। लेकिन हेमिस्फीयर में होता है, क्योंकि हेमिस्फीयर क्या है, एक गेंद है, गेंद को बीच से काट दो तो वो हेमिस्फीयर बन गया। तो अब उसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, सर्कुलर है, आप चाहो तो उसको खोखला कर दो, खोखला कर दोगे तो क्या हुआ, वो सर्कल वाला पार्ट आपने हटा दिया, तो फिर उसमें CSA भी निकलेगा, ठीक है। इसमें नहीं होता। वॉल्यूम क्या होता है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब,
और इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। हेमिस्फीयर का इसका आधा कर दो, 4/3 का हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, जो सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। और जो टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि उसमें एक सर्कल भी जुड़ेगा, 2 पाई r स्क्वायर प्लस जो गेंद के ऊपर मान लो गेंद है, गेंद के ऊपर मैंने एक ढक दिया, किससे, कटोरी है, हेमिस्फेरिकल कटोरी है, तो कटोरी अगर खाली है तो सी ऐसे लगेगा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन उसके ऊपर एक मैंने एकदम परफेक्टली अलाइंड उसके ऊपर क्या ढक दिया, ढक्कन। अब वो ढक्कन ढका तो वो सर्कुलर ढक्कन है, तो उसका एरिया भी तो होगा, वहां भी अब पेंट कर पाऊंगा मैं। तो वो प्लस पाई r स्क्वायर और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी रिविजन कर रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ बहुत डीप में नहीं समझा पा रहा हूँ। 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r होता है फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास एक कोन है, इस कोन को आपने यहाँ से कट कर दो, यहाँ से, ठीक है, अब कटा किया है, कटा किया ये, तो ये कहलाता है फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, अब इसमें जो है तो ये आर स्क्वायर जो होती है, कैपिटल आर बड़े वाले की रेडियस होती है, जो स्मॉल आर होती है वो छोटे वाले की रेडियस होती है, और सब कुछ आप रख दोगे तो वैल्यू हो जाती है। इसका सी एस ए भी लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर आती बात सर्कल। सर्कल का एरिया है ना, ये अलग से चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सर्कल्स, क्लास 10th में वहाँ से उठाया गया। एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर सर्कल का। सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई r होती है, पता है हमको, पता है सर। एरिया क्या होता है, θ/360 सेक्टर का इंटू पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया है, उसमें θ/360 मतलब कितना हिस्सा लेना है ना। तो अब देखो, अगर मैं 90 डिग्री बनाऊँ तो अपने आप ये 4 हिस्सों में बांटता 90 डिग्री को, तो यहाँ 90 रखो, 90/360 कितना हो जाएगा, इंटू पाई r स्क्वायर। मेरे को नहीं पता कितना बड़ा सर्कल है, कैंसिल करोगे तो 1/4 अपने आप आ रहा है, मतलब पूरे एरिया का, पूरे सर्कल के एरिया का 1/4 हिस्सा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री है, तो यही काम होता है इस θ/360 का। आर्क लेंथ θ/360 इंटू 2 पाई r, मतलब जो पूरी सर्कमफेरेंस है कितनी है, 2 पाई r, उसमें से अगर हम 90 डिग्री लेंगे तो ये 1/4 ही तो आएगी, ये जो लेंथ है यही आर्क लेंथ कहला जाती है। तो ये कितनी होगी, अब अगर 60 डिग्री है तो यहाँ तक आएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है, 1/6 पार्ट हो जाएगा सीधा सीधा ऐसा। फिर सेगमेंट है एरिया ऑफ सेक्टर इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाए भले। देखो, एरिया ऑफ सर्कल पूरा का पूरा, यहाँ से मैंने कट कर दिया, ये पूरा सेक्टर बन जाता है। मैं इसको कलर कर दूँ, कलर बहुत पसंद है बच्चों को, ऐसा देखने में आया है, ये लो, ला 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 ला, ये लो, ये कलर हो गया। तो ये जो पूरा एरिया, ये थीटा एंगल है अगर, तो ये जो पूरा है ये एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। ये जो लेंथ है ये कहलाती है आर्क लेंथ। ठीक है, लेकिन जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, तो अब जो पॉइंट बचे हैं, कौन सा पॉइंट बचा, कौन सा एरिया, ये सेगमेंट कहलाता है। तो क्या होगा कि पूरे सेक्टर का एरिया लो, किसका, पूरे सेक्टर का एरिया, उसमें से ये वाला एरिया घटा दो, किसका, ट्राइंगल का, तो अपने आप आपको ये वाला एरिया मिलेगा, होए, अपने आप आपको ये वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली ना लिख के इसका जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। अब ये देखो, ये मेरे को चिढ़ाने का काम, पाई r स्क्वायर, ये क्या हुआ, पूरे पूरे सेक्टर का एरिया हो गया। अब इसमें से मुझे ट्राइंगल हटाना है, तो ट्राइंगल का एरिया हटाओगे तो क्या आएगा, r²/2 साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अपोजिट हाइपोटेनियस। देखो, अब इसमें जो ये होता है ना, ओहो, ये थीटा मानते हैं हम, तो थीटा के ये इसको अपोजिट कहते हैं, ये एडजेसेंट कहलाती है, ये हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, सो है ना, साइन थीटा के लिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन के लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये होता है। लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ते, हम या तो हिंदी मीडियम के या तो इंग्लिश मीडियम के, हम क्या पढ़ते हैं कि या तो सर ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इसके लिए अगर थीटा ऊपर लेता, अगर थीटा ऊपर लेता तो ये बेस बनता, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, क्योंकि थीटा चिपक के रहता है बेस से। ठीक है, अब हमारे लिए सीधा सीधा होता है कि साइन थीटा के लिए कितना हो जाता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कॉसेक थीटा। अब 3 साइड है, देखो मैं बताया था आपको, अब उतना समझाने का मौका नहीं है, टाइम नहीं है।
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 बेसिकली क्या होते हैं, उनके ट्राइंगल के बीच में एंगल और जो उनकी साइड्स हैं उनके बीच में रेशियो बताते हैं ना, कि इसके इसके। तो आप देखोगे अगर आपके पास 3 साइड्स हैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी उनके अगर पेयर बनाओगे तो 6 पेयर बनेंगे। पहले तो 3 के ऐसे बनेंगे पेयर, है ना, दो दो के पेयर बनाने हैं तो 3 पेयर ऐसे बनेंगे, और फिर इन तीनों को वो कर दो, उल्टा कर दो, है ना, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर रेसिप्रोकल ले लो तो 3 और बन जाएंगे, तो टोटल 6 ही बनेंगे, इससे ज़्यादा बनेंगे नहीं, बनेंगे नहीं इससे ज़्यादा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसा पढ़ लेते हैं हम लोग, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर और फिर क्या था, बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये था, ठीक है। तो इसको बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके 3 का बन जाता है। तो ऊपर से पढ़ोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ऐसे बनता है। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो इसको हम कहते हैं, परपेंडिकुलर को हम कहते हैं लंब, इसको हम कहते हैं कर्ण, और इसको कहते हैं आधार। मैं भी हिंदी मीडियम को, बहुत मजा आता था। तो इसको पढ़ते थे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये है आपका साइन, ये है आपका कोसाइन, और ये है आपका टेंजेंट या टेन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। फिर कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ काम की, कि साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कॉसेक थीटा साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये दोनों एक वक्त से में आ जाएंगे। सिमिलरली कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। ओ, इनको साथ में लेना था ना, हाँ। एक ये चीज़ होती है। फिर क्या होता है, फिर 3 आइडेंटिटी आती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी हो जाती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरी हो जाती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इन्हीं से 3 3 बन जाते हैं, साइन को यहाँ रहने दो, कॉस को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर, कॉस को यहाँ रहने दो, साइन को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी ऐसे सेम बन जाती है, सेक स्क्वायर थीटा यहीं रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा को उधर फेंक के मारो, फेंक के जाएगा तो चिपक जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, उधर ले गए अकेला, 1 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली यहाँ से भी बना सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया सर, उसको उधर भेज दिया, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, 1 को इधर बुला लिया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूले भी होते हैं। फिर कुछ और फॉर्मूले होते हैं, कॉ साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूले 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर कॉस है तो पहले होगा 1 बाद में, साइन है तो 1 पहले होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला बहुत काम का है, मतलब बहुत काम का, क्या बताएं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। काश मुझे ये पढ़ाने का आराम से मौका मिलता तो मैं तुमको बताता ASTC, ठीक है, ASTC बताता। लेकिन ठीक है, अभी इतना आप समझ लो मोटा मोटा कि 10 90 और ये होता है इनका एक्स एक्सिस के अराउंड, है ना, एक्स एक्स एक्सिस के अराउंड वैल्यू चेंज नहीं होती है, वाई एक्सिस के अराउंड चेंज हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस उसमें, ठीक है, कंट्रोल करते हैं। अब आता है हाइट डिस्टेंस में, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से खड़े होकर ऊपर देख रहे हो तो ये सरफेस है आपकी, इसके साथ एंगल बनाने वाला एंगल थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ऊपर खड़े होके नीचे की चीज़ देख रहे हो तो ऊपर अगर हम जो नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो ये जो एंगल है एंगल ऑफ
डिप्रेशन कहलाता है। अब यहाँ से तो ट्रायंगल बनता नहीं, तो हम जितना ये है ना, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा ये आ जाएगा। फिर हम ये वाले ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं, टेन थीटा या साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी लगना होगा, उससे ये हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप सबने पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अब तो टाइम इसका है। स्टैटिस्टिक्स मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था, ये हमारे इसका प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था, स्टैटिस्टिक्स से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बता रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से 10 क्वेश्चन लिख के ले लो, 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से कम या 7 8 9 10 इतने क्वेश्चन आएंगे, अच्छा खासा कहलाता है। क्योंकि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देख रहा था, इन सब के एक दो ऐसे क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स अपने आप में इतना बड़ा हो जाता है कि उससे जो है 7 6 7 8 9 10 भी जा सकता है, क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। मीन आपको पता है कि एन ग्रुप डेटा का कितना होता है, एक्स बार इक्वल्स टू समेसन एक्स अपॉन एन हो जाता है ना। इसका कितना होता है ग्रुप डेटा का, एक्स बार इक्वल्स टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये होता है। इसके और फॉर्मूले होते हैं, अगर अज्यूम्ड मीन लगाओगे तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच भी होता है शायद। ठीक है, ये दो फॉर्मूले और होते हैं, स्टेप डेविएशन का भी होता है। इसके बाद अच्छा हाँ, ये सब भी देख लेना, टेबल्स बार ग्राफ्स कैसे होते हैं, ऐसे जो बनते हैं ना, बार ग्राफ्स क्या होते हैं, हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ओगिव्स कहलाते हैं ना, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना। ये डाटा इंटरप्रेट डाटा इंटरप्रिटेशन में आता है, इतना जल्दी बोलता है कि कोशिश। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, सब कचरा करके लिख दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से। मीडियन इक्वल्स टू होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन, ये केवल अपॉन इतने में है, इस वाले के ना, कि अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करते हैं, मॉडल क्लास कैसे डिसाइड करते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ जाना। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। Cumulative frequency graph O give used to find median and quartiles. Median is the value of n by 2 on the graph, है ना। अच्छा, मैं एक मोटा मोटा तुमको ये भी याद दिला देता हूँ, होता क्या है। देखो, मीन जो होता है वो एक तरीके से एवरेज होता है। एवरेज मतलब कि सबके पास अगर हम बांटें इक्वली तो कितना कितना होगा, है ना। जो मीडियन होता है वो मिड पॉइंट कहलाता है। मिड पॉइंट मतलब कि वो पूरे के पूरे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। इसीलिए जब हम ट्राइंगल में भी मीडियन लेते हैं वो भी यही काम करता है। और जो मोड होता है वो जो सबसे ज़्यादा आया है ना, बहुमत। मोड यानी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी या बहुमत, सबसे ज़्यादा बार जो आएगा उसको मोड कहते हैं। ये तीन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखें, क्या पता ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। बेसिक प्रोबेबिलिटी आती है पी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के तीन रोल कितने होते हैं, कि प्रोबेबिलिटी सबसे मिनिमम जीरो होगी, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। और श्योर इवेंट को हम कहते हैं वन। प्रोबेबिलिटी वन होगी तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वन हो सकती है, और सबसे छोटी जीरो, मतलब सारी प्रोबेबिलिटी जीरो और वन के बीच में लाई करते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, कि वन माइनस, क्योंकि वन टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ होता है कि कितनी भी आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होगी, वन होगी। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन माइनस आप जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो। श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी वन होता है ऑलमोस्ट, है ना। और इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। रैंडम वेरिएबल्स पढ़ लेना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, काउंटेबल वैल्यूज होती है ना, कंटिन्यूस मेजरेबल हाइट एंड वेट। देखो डिस्क्रीट ऐसा होता है कि डिस्क्रीट में जंप मारता है ना। जैसे कि मैं बोलूँ, मतलब वन के बाद सीधा टू आएगा, टू के बाद सीधा थ्री आएगा। जैसे मैं बोलूँ क्लासेस, है ना, मैं बोलूँ कि किसी कोई बच्चा है वो कौन कौन सी क्लासेस में पढ़ा है, तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास ऐसे पढ़ा होगा, है ना। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना। मैंने उसको डिसाइड कर दिया कि स्टैंडर्ड एक्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड में है बच्चा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या लेगा, वो वन लेगा, फिर टू लेगा, फिर थ्री लेगा, फिर फोर लेगा, फिर फाइव लेगा, 4.5 थोड़ा लेगा। तो ये कहलाते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और इसी तरीके से अगर मैं एक्स को बोल दूँ कि टेम्परेचर लेना है आपको रूम का, तो रूम का टेम्परेचर वो ऐसा नहीं ले पाएगा 26 के बाद सीधा 27, 27 के बाद 28, ऐसा नहीं लेगा। वो लेगा ऐसा कि जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर हम ले, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में, तो ये कुछ होता है ऐसा, मुझे पता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके
42 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मली होता है। तो ये इंटरवल होगा, इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूस। क्या कहते हैं इसको? कंटिन्यूस। इसीलिए इसका पीएमएफ होता है। उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, इसका पीडीएफ होता है, इसका डेंसिटी फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और इसका पीएमएफ होता है क्योंकि ये सिर्फ मास देता है। ठीक है, चलो। मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये बेसिकली एक्सपेक्ट करना है ना, मीन निकालना। हाँ, इससे सब तरह की चीज़ें निकल जाती हैं। समेशन एक्स इंटू पी एक्स होता है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बाइनोमियल, बर्नौली, पॉजा, इन तीनों के क्वेश्चन मैंने देखे हैं। ठीक है, इसमें ना तीनों, हाँ। बाइनोमियल क्या होता है? फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स जब होते हैं तब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। दो ही आउटकम पॉसिबल होंगे, या तो सक्सेस होगी या तो फेलियर होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं होगा, तो हम बाइनोमियल लगाएंगे। मीन इसका एनपी होता है, वेरिएंस इसका एनपीक्यू होता है, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है। इसका जो है पीएमएफ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट आप पढ़ लेना पीएमएफ निकाल के। पॉजा कभी नहीं लिखा हुआ, लिखना चाहिए था कायदे से। ठीक है, ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ऐसा कुछ रहता है, भूल गया है मुझे। अब पैरामीटर इसमें लैम्डा होता है। ठीक है, मीन इसका लैम्डा, वेरिएंस भी इसका लैम्डा होता है। एन इज़ वेरी लार्ज, पी इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, कि एन जो है बहुत बड़ा नंबर हो और बहुत लार्ज हो, तब जो है तो हम इसका पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। फिर आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह लग जाता है वैसे तो। बेल शेप्ड कर्व ऐसा होता है, ऐसा ऐसा कर्व रहता है ना, इसमें हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये और ये आपके डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थे। मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड होता है, सबकी वैल्यू म्यू होती है, म्यू होती है। 68% डेटा विद इन प्लस माइनस वन, नहीं प्लस माइनस वन सिग्मा। 95% डेटा विद इन प्लस माइनस टू सिग्मा। 99% डेटा, ये ठीक है, वेरिएंस के साथ में होता है, ये नॉर्मल है। अब आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कोरिलेशन, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। जेड टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट करने के, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बहुत सारी चीज़ें। खैर देखो, जेड इक्वल्स टू हो जाता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, ये होता है फॉर्मूला जेड का। ठीक है, कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन क्या होता है? मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। एर रेंज, एर आर रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1 तक जाता है। आर आर इक्वल्स टू +-1 परफेक्ट पॉजिटिव, -1 परफेक्ट निगेटिव होता है। ये आपका कोरिलेशन बताता है। रिग्रेशन में क्या होता है? प्रिडिक्ट्स वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर। ठीक है, एक लाइन, एक वेरिएबल से दूसरे को हम जब वो करते हैं, वही रिग्रेशन कहलाता है ना, इनफाइनाइट रिग्रेशन। लाइन ऑफ बेस्ट फिस्ट y इक्वल्स टू 0, याद है अभी कुछ दिन पहले रिग्रेशन या फिर कंटिजेंसी बहुत ज़्यादा वो था, क्या कहते हैं, ट्रेंड में था। लाइन ऑफ बेस्ट फिट y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स भी होता है, और x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई भी होता है। b इक्वल्स टू स्लोप, रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं। इसमें कोवेरिएंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कोवेरिएंस के फॉर्मूले से ये सारी वैल्यू निकलती हैं a और b की। यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में यूज़ होता है क्योंकि एक वेरिएबल से आप दूसरा वेरिएबल निकाल सकते हो। कर्व फिटिंग क्या होती है? उसके लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड होते हैं, मिनिमाइज सम ऑफ स्क्वायर एरर होता है, गिव्स मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन, है ना। मतलब वो ऐसा होता है कि अगर आपकी ये है, अब हमको बोलना है कि एक ऐसी लाइन खींचो जो बेस्ट फिट हो, है ना। तो मान लो मैंने ये लाइन खींची, फिर मैं क्या करूँगा, ये जो डिस्टेंस है ना, इनका स्क्वायर कर दूंगा, तो जो लाइन खींचेगी बीच से वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, तो या सबसे ज़्यादा क्लोज होगी, जो सबसे ज़्यादा डेटा ले रही हो, उसी को कहते हैं कर्व फिटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा रिवीजन जितना बचा हुआ पार्ट था, थोड़ा सा कम में ही, बट मैंने जल्दी जल्दी से रिवाइज किया। एक बार इस लेक्चर को देख लेंगे 2x में, वैसे तो मैं खुद ही 2x में बोलता हूँ, बट लगा के 2x में देख लेंगे तो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा आपका। और अब आती बात क्वेश्चंस की, तो एक वीडियो और डाल रहा हूँ क्वेश्चन का, क्योंकि कमेंट आया था एक विद्यार्थी का कि क्वेश्चंस बता दीजिए सर, किसके, इनइक्वालिटीज़ के। तो इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन अगले लेक्चर में लेके आ रहा हूँ। और इसके बाद जो, तो कल तो आप रिवाइज ही करें पूरा, और अगर आप बोलेंगे तो कल एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दो तीन क्या करेंगे अपन, PYQ उठा लेंगे। PYQ क्या, PYP उठा लेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लेंगे। उन पेपर्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे फटाक से लाइव जाके, और फिर सॉल्व कर लेंगे। अगर मेरे को कमेंट आते हैं, अगर आप लोग बोलते हैं ऐसा तो, नहीं तो आप अपने घर में बढ़िया बैठ के प्रैक्टिस करें, बढ़िया से रिवाइज करें पूरा। और बढ़िया सुबह का शायद टाइम है ना TGT का, हाँ 9 से 12 है। हाँ, तो आप बढ़िया जाके फिर पेपर दें, आराम से दें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है उसको आराम से करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में भी आराम से टाइम देंगे। डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा ये है कि
चीज़ों को शॉर्ट करके, क्योंकि उसमें जगह रहेगी है ना, फिक्स जगह रहेगी, तो उसके हिसाब से आप उसको बेस्ट आंसर ले। इसलिए बोल रहा हूँ, हो सके तो कल एक बार क्वेश्चन पेपर ट्राई कर ही लीजिएगा, है ना, एक मॉक टेस्ट लगा ही लीजिएगा आप, भले अपने से लगाएं, तो जिससे आपको क्या होगा, टाइम का पता चल जाएगा कि 40 आपके ऑब्जेक्टिव और 15 डिस्क्रिप्टिव करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे में हो रहा है ये चीज़ की नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अपनी तैयारी बना के रखेंगे। लिट मैथ लैब से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।